और बेटा कैसे हो? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई? आई थिंक बहुत शानदार अच्छी चल रही होगी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह तो मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने पर विश्वास रखो। बस सिर्फ अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना है और हमारे ऊपर तो रखना ही है एज यूजुअल, क्योंकि वी आर योर मेंटर। और मेंटर के ऊपर और खुद के ऊपर जो है अपना विश्वास जो है वह बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4। बेटा 3 लेक्चर तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चैप्टर के अंदर कि रिप्रोडक्शन क्या है। अलैंगिक और लैंगिक जनन के अंदर हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे और रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट स्टेप्स है, अलग अलग चरण हैं, उन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद सेकेंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मानव जनन तंत्र के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, नर जनन तंत्र को डिस्कस किया। और थर्ड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मानव में मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। और आज जो है यह इस चैप्टर का 4th लेक्चर है, जिसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे गैमिटोजेनेसिस को। किसको डिस्कस करेंगे बेटा? गैमिटोजेनेसिस या युग्मक जनन को हम लोग डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे बेटा? युग्मक जनन को डिस्कस करेंगे। बेटा देखो, हम लोगों ने पहले ही बता चुके हैं कि युग्मक जनन बेसिकली होता क्या है। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। एक मोटे तौर पे बात करें, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमिटोजेनेसिस। देखिएगा बेटा, अगर मोटे तौर पर गैमिटोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करें, गैमिटोजेनेसिस या जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं युग्मक जनन। बेटा एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूं बायो इज गेम ऑफ वर्ड्स। बायोलॉजी क्या है बेटा? शब्दों का खेल है। तो बेटा जो गैमिटोजेनेसिस वर्ड है यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है बेटा गैमिटो और दूसरा है बेटा जेनेसिस। दूसरा क्या है बेटा? जेनेसिस। गैमिटो का मतलब होता है गैमिट्स, गैमिट्स से। किससे है बेटा? गैमिट्स। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। मतलब अगर मोटे तौर पर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट या युग्मकों का निर्माण। किसका बेटा? युग्मकों का निर्माण जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड एज गैमिटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहा जाता है। लेकिन बेटा अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ अच्छे तरीके से हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा हूं? अगर है बात यही है, मेन मुद्दा यही रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। अब इसी को हम लोग बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं। क्या लिख रहा हूं बेटा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हैप्लॉइड गैमिट। देखिएगा बेटा, लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ formation and differentiation of haploid gametes from the diploid primary germ cell, from the diploid germ cell in primary sex organ, in primary sex organ is called as
गैमिटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज गैमिटोजेनेसिस। क्या कह रहे हैं बेटा, देखना बेटा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि सर आपने क्या ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिख ली। बेटा ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात बताइए। आप मुझे बताओ, आपके नॉलेज से ही हम लोगों ने इस डेफिनेशन को लिखा है। मुझे बताइए कि जो भी गैमीट होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? कि सर उनका निर्माण जो होता है वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जितनी भी जर्म सेल्स होती है, प्राथमिक जनन कोशिकाओं के अंदर जो जनन कोशिकाएं होती है, उससे युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मक जो होते हैं वह अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। तो यही लिखा है बेटा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एप्लॉइड गैमीट फ्रॉम द डिप्लॉइड जर्म सेल इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज गैमिटोजेनेसिस। हिंदी वाले किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है आराम से आप लोग देखिएगा कि प्राथमिक जनन अंगों में प्राथमिक रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, प्राथमिक जनन अंगों में द्विगुणित जनन कोशिका से अगुणित युग्मकों का निर्माण व विभेदन बेटा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। विभेदन युग्मक जनन कहलाता है। विभेदन युग्मक जनन कहलाता है। क्या कह रहे हैं बेटा कि प्राथमिक जनन अंगों में द्विगुणित जनन कोशिका से अगुणित युग्मकों का निर्माण व विभेदन जो है वह आपके क्या कहलाएगा बेटा? युग्मक जनन कहलाता है। क्लियर है बात बेटा? यहां तक देखना बेटा, युग्मक जनन जो है वह किसके अंदर होता है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राथमिक जननांग होते हैं, जो प्राथमिक जननांग होते हैं उसके अंदर होता है। प्राथमिक जननांग के अंदर होता है। बेटा हम सब जानते हैं कि प्राथमिक जननांग नर के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं। क्या होता है बेटा? टेस्टिस, या जिसे हम लोग वर्षण कहते हैं। ठीक है। और फीमेल के अंदर, मादा के अंदर, फीमेल के अंदर जो प्राथमिक जननांग होते हैं वह होते हैं बेटा ओवेरी। क्या होते हैं बेटा? ओवेरी, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इन प्राथमिक जननांगों के अंदर, वर्षण के अंदर हम लोग बात करें तो वर्षण से किसका निर्माण होता है? वर्षण से निर्माण होता है बेटा शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का, या जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर लिखते हैं स्पर्म। ठीक है। और अंडाशय से आगे चलकर किसका निर्माण होता है बेटा? अंड का, जिसको हम लोग ओवम भी कह सकते हैं या एग भी कह सकते हैं। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर गैमिटोजेनेसिस जो है वह दो प्रकार का होता है। गैमिटोजेनेसिस कितने प्रकार का हो जाएगा बेटा? दो प्रकार का। मोटे मोटे तौर पर गैमिटोजेनेसिस दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन सा बेटा? एक तो शुक्राणुओं का निर्माण और एक जो होता है अंडाणुओं का निर्माण। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हिंदी में लिखते हैं बेटा शुक्र जनन। क्या लिखते हैं बेटा? शुक्र जनन। ठीक है। और दूसरा जो होता है, जो मादा के अंदर होता है, उसको बोलते हैं बेटा ऊजेनेसिस। क्या लिखते हैं बेटा? ऊजेनेसिस। हिंदी के अंदर इसको लिखा जाता है बेटा अंड जनन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर है बेटा?
जबकि जो अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडाणु या जिसको हम लोग अंड भी कह सकते हैं, अंडाणु या अंड का जो निर्माण होता है उसे हम लोग oogenesis कहते हैं। क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है। एग और ओवम, ओवम भी यही है, ठीक है बेटा। तो क्या कहा हमने कि प्राथमिक जननांग जो होते हैं वह नर के अंदर होता है वर्षण और मादा के अंदर होता है अंडाशय। तो वर्षण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है और अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अब देखो बेटा, अब यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं कि नर में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन और मादा में अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। और शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं यह युग्मक होते हैं। ये क्या है बेटा? युग्मक है। ये क्या है? एक गैमीट होता है। ये क्या होता है बेटा? गैमीट होता है, एक युग्मक होता है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो बेटा, शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया नर के अंदर तो प्यूबर्टी के समय शुरू होती है। कब शुरू होती है? हालांकि डिफरेंसेस हम लोग बाद में देखेंगे, अभी छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। ये जो होती है ये शुरू होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी या कह सकते हैं कि आफ्टर प्यूबर्टी, लेकिन अंड जनन की क्रिया जो है वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही शुरू हो जाती है। एक पॉइंट यहां पे भले लिख लो, बाकी हम लोग आगे डिफरेंसेस जो है वो आगे देखेंगे। एक पॉइंट भले यहां लिख लो, यहां पे लिख लो भले, स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी। लेकिन ये स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और शुरू कब होगा? निषेचन के समय। शुरू तो कब होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। और कंप्लीट कब होता है? जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, तब जो है वह कंप्लीट होता है। हालांकि इसको हम लोग आगे अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर समझेंगे, अभी इतना ही समझना है कि अंड जनन क्या है और शुक्र जनन क्या है, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन आगे बढ़ते हैं कि बेटा गैमेटोजेनेसिस, स्लाइड की हेल्प से पढ़ते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया है उसे युग्मक जनन कहा जाता है। कोई दिक्कत बेटा? अलग अलग डेफिनेशन जो है वो बनाई गई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप जैसे लिखो वो सही है। इन मेल एंड फीमेल द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड ओवरी रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस गैमीट। नर और मादा में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नर के अंदर वर्षण और मादा के अंदर अंडाशय जो है वह युग्मकों का निर्माण करते हैं। यह पॉइंट भी क्लियर हो गया। स्पर्म इज मेल गैमीट whose formation is called as spermatogenesis। स्पर्म जो है, शुक्राणु जो होते हैं वह नर युग्मक होते हैं और इनके निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। एंड ओवम और एग इज फीमेल गैमीट whose formation is called as oogenesis। और अंडाणु या अंडा मादा युग्मक है जिसके निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? अंड जनन कहलाती है। तो बेटा नोट्स के साथ साथ आपकी जो भी स्लाइड्स है उसको भी अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग शुक्र जनन की। इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा शुक्र जनन या जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट है वह है oogenesis जिसे अंड जनन कहते हैं। तो पहला देखते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तो बेटा देखो यह भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्पर्म मैटो और दूसरा वर्ड है जेनेसिस, जेनेसिस। स्पर्मेटो का मतलब है बेटा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ या जिसे ही हम लोग स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्म कहते हैं। और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन। इसका मतलब मोटे तौर पर स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या मतलब है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या मतलब हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज
स्पर्मेटोजेनेसिस। अब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट और स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। अपन सब जानते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वह मेल जर्म सेल होती है। क्या होती है बेटा? मेल जर्म सेल, नर जनन कोशिका होती है। क्या होती है? नर जनन कोशिका। तो वही है बेटा कि नर जनन कोशिका, द्विगुणित नर जनन कोशिका से, द्विगुणित नर जनन कोशिकाओं से अगुणित शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। लिख लो भली, द्विगुणित 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 नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका से अगुणित युग्मक शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट sperm from germ cell is called as spermatogenesis। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है बेटा, डेफिनेशन आपको अगर कवर अप हो जाती है तो काफी चीजें जो है वह कवर अप हो जाएगी। द स्पर्मेटोगोनियम, सिंगुलर वर्ड है स्पर्मेटोगोनियम, और प्लूरल वर्ड है अगर एक से ज्यादा है तो उसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। हम सब जानते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया कहां प्रेजेंट होती है। तो बेटा याद करो, जब हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोग टेस्टिस की स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही शानदार नलिका के बारे में पढ़ा था। उस नलिका का नाम था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्र जनक नलिका, जिसे हमने कहा था इट इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो शुक्रजनक नलिका के अंदर की तरफ दो प्रकार की कोशिकाएं पड़ी थी। एक कोशिका पड़ी थी हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी कोशिका पड़ी थी सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ पाई जाएगी। वह जो है आगे चलकर क्या बनाती है बेटा? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, स्पर्मेटोगोनिया ये वाली जो सेल्स है ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये वाली सॉरी बेटा, ये वाली जो सेल्स है वह स्पर्मेटोगोनिया है। यह स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? सबसे पहले इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? समसूत्री विभाजन। तो जो एक स्पर्मेटोगोनियम थी इसके अंदर कई बार समसूत्री विभाजन होता है और मल्टीपल स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं, और कई सारे स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम ही यही होता है कि एक द्विगुणित स्पर्मेटोगोनियम में, एक डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम में मल्टीपल माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, आफ्टर विच इट विल प्रोड्यूस मल्टीपल स्पर्मेटोगोनियम विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। देखिएगा बेटा, ये तो हो गया पॉइंट। अब देखो बेटा, अब बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक चार्ट बनाता हूं। ठीक है, एक चार्ट से हमें इसको समझना है बेटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक चार्ट जो है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा देखना, स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होती है। देखिएगा बेटा, इन टेस्टिस, देखिएगा इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होते हैं। बेटा स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं वह कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, एक एक चीज
अच्छे तरीके से क्लियर करनी है। स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं वह डिप्लॉयड होते हैं, उसके अंदर कई बार मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होगा बेटा? माइटोटिक डिवीजन। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, माइटोसिस डिवीजन होता है। मल्टीपल माइटोसिस लिख लेते हैं, एक बार ही लिख लेते हैं, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होगा तो कई सारे स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे, कई सारे स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे, जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। ये स्पर्मेटोगोनिया कैसे होंगे बेटा? डिप्लॉयड होंगे। इस फेज को बेटा बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। कौन सी अवस्था होगी बेटा? गुणन प्रावस्था कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? गुणन प्रावस्था कहते हैं। अब इसको हम लोग इस डायग्राम से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन फेज होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या हुआ बेटा? देखना, यह एक स्पर्मेटोगोनियम है। इस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस हुआ। माइटोसिस के द्वारा क्या बन गए बेटा? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है वह बन जाते हैं, जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। फिर देखना बेटा, एक्चुअली जब स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं तो इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वह डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, और उनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, उनके अंदर ग्रोथ होती है, वह अपने आकार को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अपने आकार को क्या कर देते हैं बेटा? बड़ा कर देते हैं। और वो क्या अब कहलाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या होगा? पॉइंट्स को लिखिएगा बेटा। स्पर्मेटोगोनियम, सम स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएट एंड इंक्रीज इन साइज। लिखिएगा, सम स्पर्मेटोगोनियम differentiate and grow in size, now they are called as, उसे हम लोग अब क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे बेटा? द्विगुणित होते हैं। यह जो फेज है, इस फेज को बोलते हैं बेटा ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। क्या बोलेंगे? वृद्धि प्रावस्था जो है इसे कहेंगे। क्लियर है बेटा? सिंपल सी बात कही। क्या हुआ? वर्षण के अंदर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होती है। स्पर्मेटोगोनियम, या जिसको बोलते हैं शुक्राणुजन। अच्छा, हिंदी में भी लिख लेते हैं। चलो, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हिंदी में लिखो सर। तो बेटा सबसे पहले क्या है बेटा? वर्षण। वर्षण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। यहां पे भले लिख लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वर्षण के अंदर क्या होता है बेटा? वर्षण के अंदर होती है आपके शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। और इस शुक्रजनक नलिका के अंदर स्पर्मेटोगोनियम, या जिसे हम लोग शुक्राणुजन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? शुक्राणुजन। और शुक्राणुजन कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। और द्विगुणित के लिए हम लोग 2n लिखते हैं। इस शुक्राणुजन के अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? शुक्राणुजन के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा कई सारे शुक्राणुजन का निर्माण होता है। कई सारी शुक्राणुजन कोशिकाएं बनती है, कई सारी शुक्राणुजन कोशिकाएं बनती है। अब क्या होता है बेटा? इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गुणन प्रावस्था कहते हैं। अब क्या होगा? इसमें से कुछ शुक्राणुजन आकार में बढ़ोतरी करते हैं और उनमें विभेदन होता है। कुछ शुक्राणुजन आकार में वृद्धि कर और विभेदित होकर क्या बना देंगे बेटा? ये बनाएंगे बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या जिसे हम लोग प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक
शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जो कैसी होती है बेटा, द्विगुणित होती है। तो बेटा देखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ चलेगा। हिंदी मीडियम के बच्चों को किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पे देखना बेटा, यहां पे इसको इस डायग्राम से पहले समझ लेते हैं वापस। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, कई सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए। अब इसके अंदर दूसरी फेज आती है ग्रोथ फेज, जिसके अंदर एक सेल बनती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के साथ क्या होता है, अगली वाली स्लाइड के अंदर देखते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या हुआ, इसके बाद ये रहा आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये रही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसे 2n से डिनोट करते हैं। कितनी है बेटा, एक है, तो मैं आगे लिख लेता हूं एक। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सबसे पहले क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या हुआ बेटा, हिंदी में भी लिख लेता हूं साथ में, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, जो कैसी होती है बेटा, द्विगुणित होती है। कितनी ले रहे हैं बेटा, एक ले रहे हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर अर्धसूत्राय विभाजन प्रथम होता है। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी भी द्विगुणित कोशिका के अंदर या किसी भी कोशिका के अंदर, हालांकि अर्धसूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है, किसी भी कोशिका के अंदर अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसी भी कोशिका के अंदर अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो अगुणित कोशिकाएं बनती है। यहां पर क्या हुआ बेटा, मियोसिस फर्स्ट हुआ। क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से दो इक्वल साइज की कोशिकाएं बनती है, जिन्हें हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या बनेगी बेटा, दो सेल्स बनेगी। कौन, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल साइज की सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको हम बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अगुणित कोशिकाएं होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एन लिख देंगे। क्या बनी बेटा, यहां पर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ। क्या हुआ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जिससे क्या बनेगी बेटा, दो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती है, कोशिकाएं बनती है। कैसी होगी बेटा, अगुणित होगी। इनका जो आकार होता है वह समान होता है। अब जैसे ही इसके अंदर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अब अगर मुझे बताइए बेटा, जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जब होता है तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में, द्वितीय से चार कोशिकाएं बनेगी। क्या कितनी बनेगी, चार। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा, मियोसिस सेकंड। तो कितनी बनेगी बेटा, 4 सेल्स बनेगी। अब इन 4 सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी हिंदी पेन चेंज करना। क्या बोलेंगे, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ। क्या हुआ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। और क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। 4 शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है। 4 शुक्राणु प्रसु बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, 4 शुक्राणु प्रसु जो है वह यहां पर बनते हैं, स्पर्मेटिड्स। ठीक है बेटा, अब देखना बेटा, अब इस 4 स्पर्मेटिड्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन। स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा इसके अंदर क्या हुआ बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस। और इस स्पर्मियोजेनेसिस से
4 क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स बन जाएंगे, या इन्हीं स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ बेटा, इसके अंदर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस हुआ, जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं बेटा, शुक्राणु जनन। और इस शुक्राणु जनन से आपके 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह जो फेज है, इस फेज को बेटा जो है आप लोग ध्यान से इसमें देखिएगा कि सबसे पहले अच्छा आगे है, सबसे पहले क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद क्या हुआ, ग्रोथ। ग्रोथ फेज के अंदर क्या बनी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। क्या बन गए बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इक्वल साइज की बनती है। इसके अंदर क्या हुआ बेटा, इसके अंदर अगेन मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड होगा तो क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। अब इसके अंदर क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन हुआ, जिसकी वजह से क्या बनेंगे बेटा, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं बेटा मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं बेटा, मैचुरेशन फेज। ये तीसरी फेज होती है जिसको बोलते हैं बेटा मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं बेटा, मैचुरेशन फेज, या जिसको बोलते हैं बेटा परिपक्वन अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, परिपक्वन अवस्था कहते हैं। इसका मतलब शुक्र जनन के अंदर 3 अवस्थाएं देखने को मिली। पहली अवस्था ग्रोथ फेज, या सॉरी पहली अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी अवस्था ग्रोथ फेज, और तीसरी जो अवस्था होती है उसे हम लोग मैचुरेशन फेज कहते हैं। अब देखो बेटा, अब आगे क्या होता है, ये जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो शुक्राणु का सिर है वह सर्टोली सेल के अंदर, सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धसा हुआ रहता है, और फाइनली वहां से रिलीज हो जाता है, जिसे हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये चलो ये पॉइंट हम लोग आगे लिख लेंगे, आगे अपन लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। और ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो बेटा स्लाइड से पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि सम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए विभेदित होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से गुजरते हैं। जब इनके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, इनके अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस फर्स्ट होता है। ये क्या है बेटा, ये है आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो मुझे बताओ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा तो डिप्लॉइडी से हैप्लॉइडी जनरेट होगी, ये आपके क्या बन जाएगी बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर आगे चलकर क्या होता है बेटा, मियोसिस सेकंड होता है। क्या होता है बेटा, मियोसिस सेकंड। ये क्या है बेटा, मियोसिस सेकंड है, और इससे जो है 4 स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। क्या बनते हैं बेटा, सॉरी स्पर्म नहीं बनेंगे बेटा, पहले स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, स्पर्मेटिड्स। ठीक है बेटा, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स के अंदर आगे चलकर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जिससे स्पर्म्स का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये जो है स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड जो है यह एक बेटा राउंड शेप की नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। स्पर्मेटोजोआ से आगे चलकर क्या बनते हैं बेटा, स्पर्म बनते हैं, और यही जो प्रोसेस है इसे हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे हिंदू में लिखा जाता है बेटा शुक्राणु जनन। क्या लिखते हैं बेटा, शुक्राणु जनन। मतलब स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। यहां पर कंफ्यूज मत होना, शुक्र जनन और शुक्राणु जनन दोनों अलग चीज है। शुक्र जनन का मतलब होता है शुक्राणुओं का निर्माण, जबकि शुक्राणु जनन का मतलब होता है स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं का निर्माण। क्या कहलाएगा बेटा, आपके शुक्राणु जनन कहलाता है। फिर पॉइंट देखो बेटा, लिखा हुआ भी है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो बेटा, ये जो शुक्राणु का जो सिर है, ये आपको सर्टोली सेल्स दिखाई दे रही है। शुक्राणु का जो सिर है वह सिर जो है सर्टोली सेल्स के अंदर धसा हुआ रहता है और वहां से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, लेकिन बाद में
ये शुक्राणु जो होते हैं यहां से रिलीज हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। कि आफ्टर spermiogenesis the sperm had become embedded in the Sertoli cell and are finally released from the seminiferous tubules by the process called as spermiation। spermiogenesis के बाद, spermiogenesis को बोलते हैं शुक्राणु जनन के बाद, शुक्राणु का सिर सर्टोली कोशिकाओं में धस जाता है और अंततः स्पर्मिएशन नामक प्रक्रिया द्वारा शुक्र जनन जनक नलिकाओं से मुक्त जो है वह हो जाता है। आई चीज समझ में? ये बेटा आपके शुक्र जनन की बात है। अब बात करते हैं कि बेटा शुक्र जनन जो है वह किस प्रकार से आपके हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान से देखना बेटा, शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण, हार्मोन नियंत्रण किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखते हैं बेटा। जैसे कि आप सभी जानते हैं शुक्र जनन की जो क्रिया होती है वह प्यूबर्टी के बाद या प्यूबर्टी के समय शुरू होती है। और जैसा पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास के चैप्टर के अंदर, प्यूबर्टी के समय हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि से एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसे GnRH नाम से जाना जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां तक लिखिएगा बेटा। क्या होता है देखना बेटा, एट प्यूबर्टी बोलते हैं बेटा वयस्क अवस्था। प्यूबर्टी के समय क्या होता है बेटा, प्यूबर्टी के समय एक ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बेटा हिंदी में ही हाइपोथैलेमस लिखते हैं, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है कौन सा हार्मोन? हाइपोथैलेमस से आपके सीक्रेट हुआ, क्या सीक्रेट हुआ भाई बताइए? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है बेटा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वह सीक्रेट होता है। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है वह एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करता है। ये क्या करेगा बेटा? इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जैसे ही ये हार्मोन GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला हार्मोन जिसे हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, दूसरा हार्मोन जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH कहते हैं। एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड which secretes two gonadotropin। दो गोनेडोट्रोपिन जो है वह कौन से हैं बेटा? एक का नाम है LH, एक का नाम क्या है बेटा? LH, और दूसरे का नाम है बेटा FSH। LH जिसे हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग। और दूसरे को FSH को लिखा जाता है बेटा, F का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है बेटा। LH क्या करेगा बेटा? LH जो है वह लेडिग कोशिकाओं के ऊपर वर्क करेगा और स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो है वह स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को
स्टिमुलेट करने का काम करता है। लिखिएगा बेटा, स्टिमुलेट्स लेडिग सेल, स्टिमुलेट या सॉरी स्टिमुलेट्स ना कहकर एक्स ऑन, एल से एल मिलाना बेटा, एक्स ऑन लेडिग सेल to stimulate the synthesis and secretion of एंड्रोजन। ठीक है, और एंड्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है बेटा, लेडिग सेल, एल से एल की मतलब एलएच किसके ऊपर काम करेगा, लेडिग सेल के ऊपर काम करता है। एक्स ऑन लेडिग सेल टू सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन विच स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच क्या करता है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस से एस मिलाना है। इट एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स क्या करेगी, सर्टोली सेल्स के ऊपर ये काम करेगा, और सर्टोली सेल से कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज होंगे जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ध्यान से लिखिएगा इसको, एक्स ऑन सर्टोली सेल विच secrete some factor responsible for spermiogenesis मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण, उसके लिए यह जो है काम आता है। तो ध्यान से देखना बेटा कि हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है कि किस प्रकार से शुक्र जनन की क्रिया जो है वह नियंत्रित होती है हार्मोन की हेल्प से। तो क्या होता है बेटा, प्यूबर्टी के समय एक ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होते हैं, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो गोनेडोट्रोपिन या दो हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करते हैं। दोनों का नाम क्या है बेटा, एक का नाम है आपके LH और एक का नाम क्या है बेटा FSH। एक का नाम तो क्या है बेटा LH और दूसरे का नाम क्या है बेटा FSH। L से L मिलाना है, L किसके ऊपर काम करेगा बेटा, लेडिग सेल के ऊपर, तो लेडिग सेल के ऊपर। और यहां पर क्या मिलाना बेटा S किसके ऊपर काम करेगा बेटा, सर्टोली सेल के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा, सर्टोली सेल के ऊपर। इस तरीके से याद रखना है। लेडिग सेल क्या करेगी, लेडिग कोशिकाएं के ऊपर जैसे ही LH काम करेगा तो लेडिग सेल से एंड्रोजन हार्मोन जो है वह स्त्रावित होते हैं, और ये जो एंड्रोजन जो है वह स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। FSH जिसे हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, यह सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है, और सर्टोली सेल से कुछ ऐसे फैक्टर को निर्मित करता है, बनाता है, सीक्रेट करवाने की कोशिश करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखना बेटा, यहां पे हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बेटा। आप मुझे बताइए कि जो भी हार्मोन होते हैं, हार्मोन का नियंत्रण किस विधि के द्वारा होता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा मुझे बताइए कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब यह होता है कि अगर मतलब कोई आदमी है, वह कोई काम कर रहा है तो उसका फीडबैक लिया जाता है कि वह काम कैसा कर रहा है। अगर सही ढंग से काम कर रहा है तो उसको कंटिन्यू कर, और अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो रुक जा। तो बेटा देखो कि जब हार्मोन जो है उसमें सभी में फीडबैक मैकेनिज्म की जो क्रिया है वह लागू होती है। अगर स्पर्म बन जाते हैं, ज्यादा बन जाते हैं, तो क्या होगा, पीछे की तरफ एक मैसेज जाएगा कि भाई रुक जाओ,
स्पर्म का फॉर्मेशन बंद कर लो। क्यों? क्योंकि आगे ऑलरेडी बहुत सारे स्पर्म बने हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ये अपन लोग स्लाइड से डिस्कस करते हैं, हालांकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर लिया है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस at puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone from hypothalamus, the process of spermatogenesis starts। क्या कह रहा है? यौन आरंभ पर हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्राव में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्लियर है पॉइंट? हाइपोथैलेमस से क्या हुआ? हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका निर्माण बढ़ जाता है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। ध्यान से देखना बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, अग्र पीयूष पर काम करती है। ठीक है, पूर्ववर्ती सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करती है एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक मिनट बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी को हिंदी में सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा है। अग्र पीयूष ग्रंथि, पूर्ववर्ती या अग्र, सही बात है, इसको हम लोग अग्र पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? अग्र पीयूष। दो होते हैं ना, एक होती है अग्र पीयूष ग्रंथि और एक होती है पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि के ऊपर काम करती है और अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक का नाम है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरे का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसे बोलते हैं बेटा पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। क्लियर है बेटा यहां तक? फिर देखो बेटा क्या होता है कि LH जो होता है, हमने बताया कि LH जो है वह लेडिग सेल के ऊपर काम करता है। LH ने क्या किया? लेडिग कोशिकाओं के ऊपर काम किया। और लेडिग सेल्स ने क्या किया बेटा? लेडिग सेल्स ने एंड्रोजन का स्त्रवण करवाया। किसका करवाया बेटा? एंड्रोजन। ये क्या है बेटा? एंड्रोजन। कोई आपको स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखनी है। एंड्रोजन क्या करते हैं बेटा? दे स्टार्ट दी स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, LH जो होते हैं वो लेडिग कोशिकाओं पर कार्य करता है और एंड्रोजन के संश्लेषण और स्त्राव को उत्तेजित करता है। एंड्रोजन शुक्रजन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। LH के बारे में। FSH क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा अगेन बता रहा हूं, रटना नहीं है। LH तो मतलब L से किसके ऊपर काम करेगा? लेडिग सेल के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा बेटा? लेडिग सेल्स के ऊपर। FSH तो यहां पर S को ध्यान रखना है, किसके ऊपर काम करेगा? सर्टोली सेल के ऊपर। यहां पे भी S आ रहा है और यहां पे भी S आ रहा है, यहां पे भी L आ रहा है, यहां पे भी L आ रहा है, ऐसे ध्यान रखना है। FSH acts on the Sertoli cell and stimulate the secretion of some additional factor which are the रिक्वायर इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ अतिरिक्त कारकों को स्राव को उत्तेजित करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण जो है वह स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अब देखो बेटा, ये इसका पूरा का पूरा नेगेटिव फीडबैक भी मैंने बताया है। देखो बेटा, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ। ये क्या है बेटा? GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये क्या करते हैं बेटा? एक मिनट बेटा,
देखो बेटा, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक का नाम है एलएच और दूसरे का नाम है एफएसएच। बेटा एलएच को आईसीएसएच भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है बेटा? लिख लीजिएगा इसका, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एलएच का ही दूसरा नाम है। ये क्या करेगा? लेडिग सेल के ऊपर काम करेगा और लेडिग सेल से एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है आगे चलकर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये चलो इसको आगे बात करते हैं। एफएसएच जो है वह सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है, और एबीपीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट इनसाइड सेमिनिपेपस ट्यूबुल्स, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वह शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन किसके ऊपर बाइंड होगा? एंड्रोजन के ऊपर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। अब देखो बेटा, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास, कि भाई रोक दे, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच के निर्माण को रोक दे ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाए। यहां पर अगर ये एक्सेस हो जाता है तो ये एक स्रावित करता है, इसको बोलते हैं इनहिबिन, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, इनहिबिन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? हाइपोथैलेमस को, और जो है प्रोसेस रुक जाता है। क्लियर है बेटा कहानी? चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं बेटा, स्पर्मेटोजोआ या मानव शुक्राणु की संरचना। स्पर्मेटोजोआ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे बेटा। स्पर्म जो होता है वह एक हाईली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। देखना बेटा, स्पर्म की स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पर्म की स्ट्रक्चर, स्पर्म या जिसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म जो है इट इज अ माइक्रो शुक्राणु, हिंदी में लिखते हैं बेटा शुक्राणु। यह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। पहली बात तो कैसी है बेटा? आगे तो नहीं गया, चलो ठीक है, रुक जा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बेटा एक शुक्राणु के अंदर 3 भाग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं, ध्यान से देखना। 3 भाग होते हैं। एक पहला भाग जिसे हम लोग बोलते हैं हेड, या हिंदी के अंदर लिखते हैं सिर, ठीक है। दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेक, या 4 भाग, चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी। दूसरा होता है नेक, या जिसको बोलते हैं ग्रीवा। तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं बेटा मिडल पीस, या इसे हम लोग मध्य खंड हिंदी के अंदर बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? मध्य खंड। और 4th जो भाग होता है उसे बोलते हैं बेटा टेल, या पूंछ भाग, ठीक है बेटा। ये 4 भाग होते हैं। पहले बात करते हैं हेड की। बेटा हेड के अंदर एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। हेड के अंदर क्या होता है? एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और हेड के एंटीरियर पोर्शन के ऊपर एक टोपी के समान संरचना होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। लिखिएगा बेटा, हेड के बारे में लिखना, कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। लिखिएगा बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कंटेन इलोंगेटेड, ये पहला पॉइंट है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके अंदर एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। सेकंड पॉइंट देखना बेटा, इट्स एंटीरियर पार्ट इज covered by a cap-like structure that is called as acrosome. लिख लेना, anterior part
anterior part covered by a cap like structure called as एक्रोसोम. क्या बोलेंगे बेटा उसको? एक्रोसोम बोलेंगे. अग्रपिंडक कहते हैं, अग्रपिंड कहते हैं. एक्रोसोम का निर्माण बेटा गोल्गी बॉडी से होता है. एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है बेटा? गोल्गी बॉडी से होता है. लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी बॉडी. ठीक है बेटा. अब देखो बेटा, एक्रोसोम के अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके निषेचन में सहायता करते हैं. लिख लीजिएगा, एक्रोसोम कंटेन some enzyme which dissolve egg membrane and helps in fertilization. एक्रोसोम के अंदर बेसिकली हाई एलुरोनिडेज एंजाइम होता है, जो एनसीईआरटी ने नहीं लिख रखा है, इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा हूं. यह क्या करता है? एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है ताकि स्पर्म का जो हेड है वह अच्छे तरीके से एग के अंदर एंटर हो जाए और निषेचन की क्रिया संपन्न हो. नेक की बात करते हैं तो नेक के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. इसके बारे में क्या लिखना है बेटा? कंटेन proximal and distal centriole. इसके अंदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है सेंट्रियोल जो है वह प्रेजेंट होते हैं. उनका काम हम लोग निषेचन के समय पढ़ेंगे. बेटा मिडिल पीस इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मिडिल पीस के अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको? टेल को, जिसकी वजह से टेल के अंदर मूवमेंट होता है और स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है. लिखिएगा इसमें, कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी, विच गिव्स एनर्जी टू टेल, by which movement occurs in tail, which facilitate sperm motility. स्पर्म को क्या मिलती है बेटा? मोटिलिटी. स्पर्म की मोटिलिटी जो है वह टेल की मूवमेंट के कारण आती है और टेल को मूवमेंट कहाँ से मिलता है? द मिडिल पीस. इसलिए इसको एनर्जी या पावर सेंटर भी कह सकते हैं. टेल रीजन जो होता है इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट होता है और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? कंटेन एक्सियल फिलामेंट होते हैं. इन एक्सियल फिलामेंट के टेल के अंदर होते हैं और टेल के मूवमेंट के कारण स्पर्म को मोटिलिटी जो है मिलती है. तो ये चीजें हैं बेटा स्पर्म के बारे में. क्या कहा अपन ने? स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. स्पर्म के अंदर बेसिकली 4 पोर्शन दे रखे हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. हेड, इसको हम लोग स्लाइड से पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के, स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. स्पर्म कैसी है बेटा? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है विच कंपोज ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बेटा हेड पोर्शन. शुक्राणु के पूरे शरीर के चारों तरफ आपको प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलती है. सेल है, सेल के चारों तरफ झिल्ली होती है. ये है हेड, ये है नेक, ये मिडिल पीस और ये टेल. ये पोर्शन क्या है बेटा? हेड. ठीक है. ये कौन सा हो जाएगा बेटा? नेक. ये कौन सा हो जाएगा बेटा? मिडिल पीस. और ये जो हो जाएगी वह हो जाएगी आपके टेल. हेड की बात करते हैं बेटा. हेड के अंदर क्या होता है? हेड के अंदर एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. दीर्घित केंद्रक जो है यह क्या है बेटा? दीर्घित केंद्रक है. कैसा है बेटा?
दीर्घित केंद्रक जो है वह प्रेजेंट होता है। और इसके एंटीरियर पोर्शन के पास आप लोग कुछ इस प्रकार की यह स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर निषेचन में सहायता करते हैं। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। द हेड इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोसोम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, मिडिल नेक की बात है। नेक तो प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मिडिल पीस पजेस मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको मिडिल पीस दिखाया गया है। मिडिल पीस के अंदर इस प्रकार से कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया, एज यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी के फॉर्म के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, और यह एनर्जी टेल के मूवमेंट में सहायक होती है। टेल का मूवमेंट होगा तो स्पर्म को क्या मिलेगी? मोटिलिटी मिलती है। ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो बेटा, अगर बात करें कि ह्यूमन मेल के अंदर, ह्यूमन मेल एक संभोग क्रिया के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्खलित करता है। अ ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एट अ टाइम ऑफ कॉपुलेशन। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, एक सामान्य प्रजनन क्षमता के दौरान एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप। 60% जो है वह नॉर्मल शेप के होने जरूरी है। नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। ठीक है बेटा, यह चीज ध्यान रखना कि एक संभोग क्रिया के दौरान मनुष्य के द्वारा लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वह स्खलित किए जाते हैं। और एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, मतलब एक सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए, कम से कम इनमें से 60% शुक्राणुओं का आकार सामान्य होना चाहिए, उसकी आमाप सामान्य होना चाहिए, और कम से कम 40% से में क्या होनी चाहिए? तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, स्पर्म का जो पाथवे है वो किस प्रकार से है? Sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. Accessory ducts का काम ही क्या होता है कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को के लिए मार्ग देना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकला, वह गया एपिडिडाइमिस के पास। एपिडिडाइमिस से कहाँ गया? वास डेफरेंस के पास। वास डेफरेंस से कहाँ गया? सेमिनल वेसिकल्स के पास। वैसे सेमिनल वेसिकल से कहाँ गया? प्रोस्टेट के पास। तो क्या करता है? द सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, vas deferens, seminal vesicles and prostate are essential for maturation and sperm of मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। की अधिवर्षण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव शुक्राणुओं की परिपक्वता और गतिशीलता के लिए क्या होते हैं बेटा? आवश्यक होते हैं। ठीक हो, देखो बेटा, द सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विथ स्पर्म, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलकर ये क्या है बेटा? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर क्या कहलाते हैं बेटा? सीमन। सीमन या जिसे हम लोग वीर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही लिखा है बेटा। द सेमिनल प्लाज्मा एलोंग विथ द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। शुक्राणुओं के साथ सेमिनल प्लाज्मा वीर्य का निर्माण करता है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। नर लिंग सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों का कार्य वर्षण हार्मोन एंड्रोजन के द्वारा निर्धारित होता है। चलिए बेटा यहां तक। चलो बेटा, एक सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है बेटा, सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको, हालांकि आगे बहुत सारे आएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है। लिखिएगा बेटा कि 8 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए, क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, 8 शुक्राणु के निर्माण के लिए निम्न की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न की संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर
formation of 8 sperm, calculate following number, calculate the number of following, calculate the number of following, निम्न का नंबर हमें पता करना है। पहले किसका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। पहले तो नंबर पता करो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने चाहिए। दूसरा पता करो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने चाहिए। तीसरे पता करो स्पर्मेटिड्स कितने चाहिए। और फोर्थ पता करो मियोसिस कितने चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा चार्ट ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले ध्यान रखो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है बेटा? मियोसिस फर्स्ट। और क्या बनती है बेटा? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, 2 स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड होता है। और क्या बनते हैं बेटा? 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और क्या बनते हैं बेटा? 4 ही आपके स्पर्म्स बनेंगे, या स्पर्म्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ये कैसा होता है बेटा? द्विगुणित होता है। ये कैसा हो जाएगा? अगुणित हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? अगुणित हो जाएगा। और ये कैसे होते हैं? अगुणित। ये भी चीज ध्यान रखो बेटा। कैसा भी अगर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वो बेटा इसी चार्ट से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और 4 स्पर्मेटिड्स से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो मुझे बताइए बेटा, यह कह रहा है कि 8 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए निम्न की संख्या ज्ञात करनी है। 8 के लिए कितने चाहिए मुझे बताओ। 4 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? 1। तो 8 के लिए कितनी चाहिएगी बेटा? 8 के लिए चाहिएगी 2। सही बात है, गलत है? अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब मुझे बताइए 4 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने चाहिए? 2। 4 के लिए 8 के, देखो बेटा 4 शुक्राणु के निर्माण के लिए, यहां पे देखिए बेटा 4, सॉरी कहां गया, 4 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 2 चाहिए। तो 8 के लिए कितनी चाहिएगी? 2 से ज्यादा, मतलब 4। ये सॉरी कितनी हो जाएगी बेटा? कहां गया? ये कितनी हो जाएगी बेटा? 4। कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर 2 स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स के लिए, 4 स्पर्मेटिड्स के लिए, 4 शुक्राणुओं के लिए कितने स्पर्मेटिड्स चाहिए? 4। तो 8 के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। ये कितने हो जाएंगे बेटा? 8। ठीक है ना बेटा? 8 ही होंगे, देख लो भली। 8। 4 स्पर्मेटिड के लिए क्या चाहिए? 4 शुक्राणुओं के लिए 4 स्पर्मेटिड चाहिए, तो 8 के लिए 8 स्पर्मेटिड चाहिए। फिर क्या कह रहा है? मियोसिस कितनी चाहिए बेटा? 4 शुक्राणुओं के लिए 1 मियोसिस चाहिए, तो 8 के लिए कितनी मियोसिस होनी जरूरी है? 2 मियोसिस होनी जरूरी है। और भी कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। इसको पहले सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद ही इसको यहां से डिलीट करेंगे। 1 मिनट बेटा, इसके आगे वाला भी चलो इसके साथ ही हम लोग सेव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसलिए ऑन रिकॉर्ड अगर सेव हो जाए तो अच्छी बात है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन, और आई थिंक यह है आपका लेक्चर नंबर 4। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए बेटा, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। थ्योरी भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको या जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको डेली करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।